हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल से ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जनरल नॉलेज PY की सीरीज। यानी इसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं SSC के द्वारा, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कल इसकी पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज यानी दूसरी क्लास में हम जो आगे के हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन ना केवल ये पूछे तो गए हैं वैसे CHSL के एग्ज़ाम में, बट जो भी एग्ज़ाम SSC के द्वारा कराए जाते हैं सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें हम उस क्वेश्चन के बारे में तो आपको बताते ही हैं, साथ ही साथ जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि बना है हमारे लिए पॉलिटी से। तो देखिए, इस क्लास में हम सभी सेगमेंट से क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाते हैं, क्योंकि SSC के द्वारा भी सभी सेगमेंट से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी हिस्ट्री से, पॉलिटी से, जियोग्राफी से, उसके अलावा आपका कंप्यूटर हो गया, जनरल साइंस हो गई, उसके अलावा भी और भी जो कई सारे स्टैटिक GK के टॉपिक्स होते हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भाषा इसमें लिखी हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि एक डेफिनेशन होती है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डैश नियमों और सिद्धांतों का एक समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग उस तरीके के आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिसमें वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए। तो ऐसा क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, प्रस्तावना, मसौदा, संविधान या डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा C नंबर, यानी संविधान। संविधान एक ऐसा समुच्चय पेश करता है नियम और सिद्धांतों का जिस पर देश के सभी लोग उस तरीके के आधार पर सहमत होते हैं, साथ ही साथ इससे देश को शासित किया जाता है। ये हम सभी को पता है। उसके अलावा अन्य जो वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो ये एक, हम इसे कह सकते हैं कि ये एक उद्देशिका है, यानी जो कि पूरे संविधान में क्या लिखा हुआ है उसको एक संक्षेप रूप में जो वर्णन करता है उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। और इसे उद्देशिका भी कहा जाता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है प्रस्तावना को। उसके अलावा मसौदा क्या है? तो मसौदा नाम से एक समिति थी संविधान सभा के अंतर्गत। आपने देखा होगा कई सारी समितियां वहाँ पर बनाई गई थी, जैसे प्रारूप समिति हो गई, और उसी में एक समिति थी मसौदा समिति। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा गया है SSC एग्जाम्स में कि मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उसके अलावा डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जो भी हमारे इम्पोर्टेंट कागजात होते हैं उन्हीं को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा बना है यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से। तो ये जो क्वेश्चन है ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप देखेंगे भी, निम्न में से किसने 1990 ईस्वी में धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी? तो धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन स्थल है, यानी हम ये कह लें सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है धौलावीरा। उसको 1990 में उसकी खुदाई शुरू की गई। तो किसके द्वारा की गई? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं धौलावीरा के बारे में। तो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अब और हो गया है हमारे लिए, क्योंकि ये बन गया है 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल बना है धौलावीरा। और अभी यूनेस्को के द्वारा इसको 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिक्लेयर किया गया भारत का। और भारत में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और जो धौलावीरा है ये स्थित कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में, और ये एक गुजरात का हड़प्पन स्थल है, यानी हड़प्पा स्थल है धौलावीरा। और इसकी जो खुदाई शुरू की थी वो की गई थी RS विष्ट के द्वारा। तो यहाँ पर जो 4 नाम आपको दिख रहे हैं ये चारों आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यानी पुरातत्वविद हैं, और इनमें RS विष्ट के द्वारा इस धौलावीरा की खुदाई शुरू की गई थी। उसके अलावा अन्य नाम जो हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इनमें है RD बनर्जी, जिन्हें राखाल दास बनर्जी भी कहा जाता है, और इन्होंने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? RD बनर्जी ने। और उसके बाद बात करें अगर हम SR राव की, तो SR राव ने हड़प्पन स्थल, जिनमें कि गुजरात का ही लोथल जो कि बंदरगाह हुआ करता था, उसके साथ ही साथ द्वारका सिटी, लोथल और द्वारका सिटी की जो खोज की थी वो की थी आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने। उसके अलावा MS वत्स, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने सहयोग किया था, यानी एक प्रकार से हम ये कह लें मोहनजोदड़ो की खोज में इनका भी एक अहम योगदान
रहा था किसका? MS वत्स का। तो ये चारों क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद रखने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसमें है निम्न में से महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक कौन है? तो 4 लेखक यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है। मनुचरित्र एक ये कहानी है, महाकाव्य कहानी है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको यहाँ पर लिखा गया है अल्लासानी पेदन्ना के द्वारा। तो ये नया नाम है, आप सुन रहे होंगे। तो इन्हीं के द्वारा मनुचरित्र लिखी गई है। अब देखिए इसी से मिलती जुलती एक बुक है जो हमें कंफ्यूज करती है और वो है मनुस्मृति। देखिए ये जो मनुस्मृति बुक है ये प्राचीन काल की बुक है, आप सभी को पता है। महाराज मनु के द्वारा इस बुक को लिखा गया था, मनुस्मृति को। और ये एक हिंदू बेस्ड बुक यानी हिंदू धर्मों के कई सारे जो नियम हैं उनके बारे में बताती है हिंदू बुक है मनुस्मृति। और ये कौन सी है? ये है मनुचरित्र जो कि लिखी गई है अल्लासानी पेदन्ना के द्वारा। उसके बाद जो नाम आते हैं चंद-बरदाई, और आप सभी को पता है चंद-बरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो सभी कहानियाँ हैं वो लिखी गई हैं चंद-बरदाई के द्वारा। उसके बाद पुन्ना लेखक हैं। उसके बाद बाण भट्ट हैं, और बाण भट्ट की यहाँ पर 2 बुक काफ़ी फेमस हैं, उनमें है हर्षचरित और कादम्बरी। तो ये दोनों जो बुक हैं ये लिखी गई हैं किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा, जो कि एक कवि हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारा बना है तो इसको हम केमिस्ट्री से भी मान सकते हैं या हम इसे अन्य सेगमेंट से भी मान सकते हैं, स्टैटिक जीके से भी। तो रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? यानी किस फाइबर का यूज किया जाता है रेयान कपड़ा बनाने में? तो इसका सही आंसर होगा आपका सेलुलोज, यानी सेलुलोज का उपयोग किया जाता है रेयान का कपड़ा बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसका जो आंसर है वो याद रखना है। बाकी जो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं इनके बारे में हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है जियोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और भाषा काफ़ी बड़ी इसमें दी हुई है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें है विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसे ऊर्ध्व प्रवाह निर्मित अभेद्य सामग्री की एक जलीय संरचना होती है। ये हम बेसिकली ये कह दें कि हम इसको टिपिकल डिफिनीसन यहाँ पर बताई गई है किसकी? यहाँ पर टिपिकल डिफिनीसन बताई गई है बांध की। तो यानी बांध की परिभाषा ही तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में। पूरी की पूरी डिफिनीसन को ही यहाँ पर प्रश्न बना दिया जाता है और आप देख सकते हैं बांध किसे कहते हैं। अगर हम ये आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप यही बताएंगे विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसके ऊर्ध्व प्रवाह निर्मित अभेद्य सामग्री की जो जलीय संरचना होती है उसे ही हम बांध कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेवल यहाँ पर हो गया है एसएससी का क्वेश्चंस पूछने का। उसके अलावा ब्लॉक, फोल्ड, जल निकास ये सभी कॉमन वर्ड हैं जो कि रिलेटेड है कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से और इसमें है लोकनाट्य भांड पथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जो भांड पथेर है ये जो नृत्य शैली है ये है कश्मीर की, यानी कश्मीर में ही ये जो नृत्य शैली है वो वहाँ पर की जाती है। उसके अलावा अन्य जो राज्य हैं उसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिक्किम में भूटिया नृत्य शैली फेमस है। उसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में लूर, धमाल इस प्रकार के जो नृत्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। उसके अलावा गोवा में भी कई सारे जो आपको नृत्य हैं वो देखने को मिलेंगे जिनमें धालो है, पूड़ी है, ये सभी जो नृत्य शैलियाँ हैं ये सभी गोवा से रिलेटेड हैं। तो आपको आंसर याद रखना, इसका सही आंसर होगा कश्मीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक बार फिर पॉलिटी से ही क्वेश्चन हमको देखने को मिला है और इसमें क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति सांसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? यानी किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि सांसद की किसी सीट को भरने के लिए वो व्यक्ति उपयुक्त नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक ना हो? तो ये जो बात है ये बताई गई है अनुच्छेद 84 में, यानी अनुच्छेद 84 के अंदर ये बात बताई गई है कि जब तक आप भारत के नागरिक नहीं हैं आप यहाँ पर सांसद नहीं बन सकते। उसके अलावा जो अन्य आर्टिकल्स दिए हुए हैं इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो अनुच्छेद 76 है यानी जो आर्टिकल 76 है ये रिलेटेड है भारत के महान्यायवादी से, यानी भारत में एक महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 76 के अंदर। उसके बाद
अनुच्छेद 61 जो कि काफ़ी फेमस आर्टिकल है और ये रिलेटेड है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से। तो महाभियोग प्रक्रिया से रिलेटेड है अनुच्छेद 61 और 84, तो आपने देख लिया क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद जो अनुच्छेद 52 है ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है आर्टिकल 52 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में फसली भूमि यानी क्रॉप लैंड का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? यानी हम ये कह लें कि किस राज्य की जो फसल है, किस राज्य की भूमि है वो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड है वो सिंचाई पर ही डिपेंड है, वर्षा पर डिपेंड नहीं है। साथ ही साथ जो अन्य साधन हैं सिंचाई के उसमें वो उपयुक्त नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है यानी सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? तमिलनाडु। आप देखेंगे इसमें दोनों तरफ से वर्षा होती है, जाते हुए मानसून से भी और आते हुए मानसून में, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, इन सभी में भी अच्छी सुविधाएं हैं जल की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पंजाब। यानी पंजाब में जो फसली भूमि है, जो क्रॉप लैंड है, वो बेसिकली सिंचाई से पर ही पूरी तरीके से डिपेंड है। यानी सिंचाई से ही यहाँ पर जो खेती है, किसानी है, वो यहाँ पर की जाती है। तो ये इसका सही आंसर होगा पंजाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से, उगादि निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस फेस्टिवल से या हम ये कह लें कि जो भी पर्व होते हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जो उगादि यहाँ पर त्यौहार है ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश का ये एक फेस्टिवल है उगादि। उसके अलावा अन्य फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो पंजाब में लोहड़ी जो पर्व है वो मनाया जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई सारे जो पर्व हैं वो मनाए जाते हैं, जिनमें आप सभी को पता है होली है, दिवाली है, उसके अलावा अन्य भी कई सारे जो पर्व हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उगादि पर्व आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है बायोलॉजी से यानी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? यानी मोनोसेकेराइड्स क्या है? तो ये जो मोनोसेकेराइड्स है ये बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट होता है। आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो वहाँ पर देखेंगे मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही रूप हैं। और कार्बोहाइड्रेट का वर्ग क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आप सभी को पता है बनाना में कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, इसीलिए खिलाड़ी रेस के पहले हो या जो भी उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी होती वहाँ पर बनाना लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटीन दिया हुआ है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन होता है एक निर्माणकारी पदार्थ, यानी इसके द्वारा जो भी मसल्स नष्ट होती हैं उनका निर्माण किया जाता है प्रोटीन के द्वारा। तो इसीलिए प्रोटीन भी आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। उसके बाद न्यूक्लिकम आप लोग जानते हैं, लिपिड आप लोग जानते ही हैं। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? तो देखिए हेडक्वार्टर से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का जो मुख्यालय है वो स्थित है आपका स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में ये जो हेडक्वार्टर्स है वो स्थित है और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आपको कई सारे संगठन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिनमें यूनाइटेड नेशंस के भी कई सारे ऐसे अंग हैं जिनके जो मुख्यालय हैं वो जेनेवा में ही स्थित हैं। तो इसमें यही एक इन्फॉर्मेशन थी फैक्चुअल। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन जो रिलेटेड है ये रिलेटेड है कंप्यूटर अवेयरनेस से। यानी हम ये कह लें कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी एक या दो क्वेश्चंस आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए डैश में वे सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें कोई कंप्यूटर या अन्य उपकरण चला सकता है और उनका प्रबंधन भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है चार ऑप्शंस में कौन सी ऐसी यहाँ पर चीज़ है जिससे सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं और जिन्हें कोई कंप्यूटर या अन्य उपकरण चला सकता है, उनका प्रबंधन भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा जो सभी प्रोग्राम है वो एप्लीकेशन होते हैं और कोई कंप्यूटर या अन्य उपकरण इसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चलाया जा सकता है। और अगर हम बात करें
बाकी ऑप्शंस की तो जो यहाँ पर डेटा साइंस दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी डेटा होता है उसका जो एनालिसिस किया जाता है उसे ही हम एक प्रकार से डेटा साइंस कहते हैं। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर तो देखिए, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं यानी जो भी उसमें इनबिल्ट हम ये कह लें जो भी ऐप्स वगैरह होते हैं, जो विंडोज़ होती हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर होती हैं। उसके अलावा जो हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के साथ ही यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को हम यहाँ पर हार्डवेयर कहते हैं। यानी जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, उन्हें ही कंप्यूटर के हार्डवेयर कहा जाता है। हम एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो जितने पार्ट दिए हुए हैं यानी जो विंडोज़ होती है, जो लिनक्स है, जो मैक ओएस है, MS वर्ड है, आप सभी जानते होंगे। उसके अलावा जो एंटीवायरस है, ये सभी जो हमारे हैं ये सभी हमारे सॉफ्टवेयर हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर में आपका CPU आ जाता है। उसके अलावा कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी जो बाहरी कंपोनेंट हैं या फिजिकल कंपोनेंट हैं कंप्यूटर्स के, ये सभी हमारे कहलाते हैं हार्डवेयर। यानी कि हम ये कह लें कि जो वीडियो आप तक ये पहुंच रहा है वो भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कारण ही आपके पास पहुंच पा रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जिस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, और जिस चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है इस वीडियो को बनाने में वो सभी हमारे हार्डवेयर हैं। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है CSIR का पूर्ण रूप क्या है, यानी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है किसका? CSIR का। और इसका जो फुल फॉर्म है ये यहाँ पर सही होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके अलावा जो भी यहाँ पर फुल फॉर्म लिखे हुए हैं ये सभी फुल फॉर्म गलत हैं। CSIR का सही फुल फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे ऑल ओवर क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। और आज हमने किए 13 क्वेश्चन, कल हमने किए थे 12 क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया 10 से 20 के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो सभी करंट अफेयर से रिलेटेड थे, जो हमारे लिए कोई भी काम के नहीं है, क्योंकि वो सभी जो करंट अफेयर्स है वो मिड 2020 की है। तो आप इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम इसी प्रकार से डेली बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। और आपने देखा हम केवल और केवल ऑप्शन नहीं बल्कि जो अन्य ऑप्शन दिए होते हैं उनके बारे में भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप इस तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इनहेंस करते रहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे ये क्वेश्चंस आपकी आगामी एग्जाम्स में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।